पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ जो पेन पॉइंट्स हैं, जो दर्द है, उसका मदावा कौन करेगा? इसके लिए कभी हम सियासतदानों की तरफ देखते हैं, कभी इदारों की तरफ देखते हैं, लेकिन आज ख़ास तौर पे अद्वियात पे बात करना चाहेंगे। आप एक आम रुझान देख लीजिए कि अगर आपको कोई मामूली बीमारी हो या हेल्थ कंडीशन हो, अगर आप दवा लेने के लिए जाते हैं दुकान में, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि कोई फ़ॉरेन ब्रांड की दवाई ली जाए। क्या वजह है कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स, जो कि यकीनन तमाम तर जो उसकी पाबंदियां हैं, जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल हैं, ड्रैप के उसूल हैं, उन सब की पाबंदी करते हैं, लेकिन वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो अपनी जगह मौजूद है। एक ख़याल है लोगों का कि शायद ये दवा इतनी मौसर नहीं है। इस नैरेटिव को ज़ायल करने के लिए क्या किया जा सकता है? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत दुनिया की फार्मेसी कहलाता है, वहाँ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी बड़े लोग वसूख के साथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस रेस में इतना पीछे क्यों? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तौक़ीरुल हक़ साहब। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के, तो आपसे जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तौक़ीर साहब वक्त देने के लिए। मुझे ये बताइए कि जो वसाइल की कमी है, R&D पे हमारा फोकस नहीं है, वो अपनी जगह, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान में बनी हुई अद्वियात पे लोगों का भरोसा ज़रा कम होता है, उनको वो इतनी मौसर नहीं लगती? मैं आपका ये स्टेटमेंट सुन रहा था, लेकिन इसमें बिल्कुल हकीकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस वक्त, जो हमारी नेशनल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो 75% मार्केट शेयर इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल कंपनीज़ का है, जो यहीं पे अद्वियात बना रही हैं। और इवन जो मल्टीनेशनल्स हैं जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, तो वो भी यहीं पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। उनकी मेडिसिन भी इंपोर्ट नहीं हो रही, मोस्टली जो है वो यहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और 95% जो अद्वियात की ज़रूरत है वो यहाँ पे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ कर रही है। और जहाँ तक अगर आप कभी मेडिकल कम्युनिटी से देखें, दे हैव एक्सेलेंट कॉन्फिडेंस इन लोकल मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन। और हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि इस वक्त डिस्पाइट ऑल दी डिवैल्यूएशन या जो इन्फ्लेशन है, आज भी पाकिस्तान में दुनिया में सस्ती तरीन अद्वियात अवेलेबल हैं। और इसकी क्वालिटी में इसलिए भी बेहतरी आई है कि वक्त के साथ साथ नेशनल कंपनीज़ ने भी अपने स्टैंडर्ड्स को बहुत हाई किया। और दूसरा, ड्रैप ने जितनी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी एश्योरेंस की पॉलिसीज़ बनाई हैं, और जो बिल्कुल इन लाइन है इंटरनेशनल CPM इंटरनेशनल गाइडलाइंस के साथ मैच करना शुरू कर दिया है। तो एक ज़माना था कि इतना वो नहीं था, लेकिन अब तो माशाल्लाह अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। और फिर ये है कि पाकिस्तान में जो ये जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़, वो भी WHO से जो है वो एक्रीडेटेड हो गई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए तौक़ीर साहब कि अगर मैं पूरी दुनिया में देखती हूँ, कुछ ख़ास सेक्टर्स को मराद दी जाती है, या जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, वो आपका पोटेंशियल समझते हुए, आपकी डिमांड को समझते हुए उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हैं, ज़्यादा आपके लिए सहूलतकारी करती हैं कि अगर आपको फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं। अगर पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स R&D में इन्वेस्ट करना चाहें, तो क्या लोकल और इंटरनेशनल ऐसे कुछ ज़राए फंडिंग के मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए वो ज़्यादा रिसोर्सेज हासिल कर सकते हैं इस काम के लिए? जी, देखें, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। येस, देयर इज़ अ नीड टू गो फॉर R&D। और यहाँ पे 1976 से लेके जब ये ड्रग हमारा जो लॉ बना था, और फिर ड्रैप एक्ट आया था 2012 में, तो हर फार्मास्यूटिकल कंपनी 1% के करीब जो सेंट्रल रिसर्च फंड है, जिसको CRF कहते हैं, उसमें हम वो हर साल जो है वो हम ये रिसर्च फंड प्रॉफिट का 1% देते हैं। और वो तकरीबन 8-9 अरब के करीब रफली जो है वो पैसा पड़ा हुआ है। और हम बार बार गवर्नमेंट से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये CRF का जो फ़ंड है, इसको आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाएं, क्योंकि ये वाहिद इदारा है जो हम ये रिसर्च हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और इसीलिए दे रहे हैं कि दिस शुड बी यूज़ फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली होना ये चाहिए कि मैं आपको ये बताऊं कि इंटरनेशनली कोई भी नया मॉलिक्यूल आता है तो पाकिस्तान उसमें पीछे नहीं है। हम वो मॉलिक्यूल, जितनी हमारी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, फ़ौरन उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और हम जैसे कोई नया मॉलिक्यूल आता है, 1.5 से 2 साल में वो मॉलिक्यूल यहाँ अवेलेबल हो जाता है, और बहुत अच्छी सस्ती उस पे। और आपने देखा होगा कि अगर उसका ब्रांड मल्टीनेशनल का भी है तो उससे हमारी प्राइस कहीं कम होती है। लेकिन
यस, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, जैसे उसमें होना ये चाहिए कि बहुत सी अद्वियात हैं जो जैसे वैक्सीन्स हैं जो यहाँ हम नहीं बना पा रहे हैं, या एंटी कैंसर ड्रग्स हैं जो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए इस गवर्नमेंट जो है इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ़ंड को एक पार्टनरशिप करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, और एकेडेमिया को इन्वॉल्व करें, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के उनको फ़ंड करें, क्योंकि अच्छा, मैं और ये फ़ंड अगर करना चाह रही थी एक मिनट में कि जो कंप्लीट कर लूँ कि अगर ये फ़ंड जो है वो इसका एक पोर्शन एकेडेमिया को दिया जाए, यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाए और वहाँ पे रिसर्च की जाए, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हम इसकी अपनी क्वालिटी को और उसको बेहतर कर सकते हैं, ट्रायल्स कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लोकली हमें यहाँ ट्रायल करने की ज़रूरत है। तो ये CRF का फ़ंड जो है ये गवर्नमेंट को चाहिए, और हमने ये बात की भी है, और उस पर हम एक प्रपोज़ल भी दे रहे हैं कि हाउ एफिशिएंटली दिस फंड शुड बी यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अखी साहब, मुझे बताइए कि लोकल जो हमारे पास टैलेंट मौजूद है, जो एकेडेमिया की एक्सपर्टीज़ है और जो स्टूडेंट्स का रुझान है, आप समझते हैं कि फार्मेसी को, फार्मास्यूटिकल रिसर्चर्स को, ये कहीं उनकी प्रायोरिटीज़ में इस वक्त कितनी स्टूडेंट बॉडी मौजूद है? और आप क्योंकि इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आर यू एबल टू फाइंड टैलेंटेड क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स? इसकी मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक मार्केटिंग या सेल्स के लोग हैं वो तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन येस यू आर राइट कि टेक्निकल लोग जिसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल या R&D के लिए, उसमें हमें यकीनन मुश्किल होती है, और उसके लिए होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सिटीज़ में मेक श्योर करे, और हम भी ये बात एकेडेमिया से और यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल के ऊपर एक स्पेशल जो है ना कोर्सेज़ होने चाहिए जो कि हैंड्स ऑन भी हों, उसमें लोग डेवलप हों, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे फार्मडी और फार्मासिस्ट आते हैं, वो जब वो कंपनीज ज्वाइन करते हैं तो वहीं सीखते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज़ में फार्मास्यूटिकल के ऊपर एक कोर्सेज़ रखे जाएं जो कि हैंड्स ऑन भी हों और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो, तो वी कैन प्रोड्यूस हाईली टेक्निकल यंग रिसोर्सेज टू सर्व फॉर द कंट्री। और तो ये तो आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। हाउ इज़ इट कि दी एसोसिएशन हैज़ नॉट टेकन अ लीड, और आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से, एकेडेमिया से ख़ुद रब्ता करके इस किस्म के प्रोग्राम्स का इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? जी, हमने बात की है, हम ये कह रहे हो, ये हमने उनसे भी बात की है, लेकिन अगर इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी एक पुश मिल जाए और एक सपोर्ट मिल जाए तो यकीनन उससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हम लोग एज एसोसिएशन हमने बात की भी, और इसको हम देख रहे हैं क्योंकि हमें भी ज़रूरत है इससे। आर यू फंडिंग इट? क्या जैसे कहते हैं ना कि यू पुट योर मनी वेयर द माउथ इज़, तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट है और आप ख़ुद एक खला महसूस कर रहे हैं, गैप महसूस कर रहे हैं, क्या एकेडेमिया के साथ कोई फ़ंड सेटअप किया गया है इस तरह के सब्जेक्ट्स को, इस तरह के प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने के लिए? नहीं, अभी तो ये बातचीत हो रही है, वही हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा CRF फंड है, गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल फ़ंड दे इन यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वहाँ पे ये हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो, और इस एकेडेमिया में हम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें हमारे इस तरह के जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं उसके लिए उनको फ़ंड भी करना चाहिए। तो कि सब पूरी दुनिया में CSR एक बड़ा अहम एंगल समझा जाता है, वे बिग ऑर्गेनाइजेशंस गिव बैक टू द कम्युनिटी। देखिए, आप लोगों का तो काम ही कम्युनिटी की सर्विस में है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू स्टिल अ बिजनेस। तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी और फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे डिफ़ाइन करती है, और उसमें आप लोग क्या क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं? देखिए, उसमें हम हमेशा एक कदम आगे ही रहे हैं। आपने देखा होगा जब भी फ्लड्स आए हैं या आपको जो अर्थक्वेक आया था वहाँ पे, और अभी कोविड के उसमें हमने बहुत ख़तीर मिक़दार में हमने मेडिसिन्स फ्री अवेलेबल कराई, और कोविड के ज़माने में आपने देखा कि हर चीज़ शॉर्ट हो गई थी, लेकिन इस बुरे वक्त में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने अपनी जान पे खेल के मेडिसिन को अवेलेबल कराया। आपने शॉर्टेज मेडिसिन की नहीं देखी होगी, और हमने ये जितने कोविड के वो लगे थे कैंप्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल PPMA ने, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने बहुत कसीर मकदार में मुफ्त अद्वियात फ्राहम किए हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के इदारे हैं या जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पे अपनी मेडिसिन अवेलेबल कराते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट फ़ंड्स बढ़ाए ना, अपने जो सेहत पे अपना जो फ़ंड्स बढ़ाए और ज़्यादा मकदार में अद्वियात ख़रीदे, तो हम हमेशा हाजिर रहे हैं कि एक तरफ येस वी आर अ कमर्शियल एंटिटी, लेकिन हम
गवर्नमेंट के इदारों को या चैरिटी को हम बिल्कुल ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस पे या बहुत ही लो प्राइस पे हम अवेलेबल कराते हैं अपनी मेडिसिन, ताकि गरीब लोगों को वहाँ पे मुफ्त अद्वियात मिलें। लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और उसमें गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि उसका बजट बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में वो हमसे ख़रीद सकें। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमेशा एक कदम आगे ही रही है इस मामले में। तो अकील साहब मुझे बताइए, क्योंकि वी आर जस्ट अ फ्यू डेज़ अवे फ्रॉम 14 अगस्त और ये यकीनन ये दिन हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, बाइस फ़ख्र है, एक अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करने का दिन है, क्योंकि जिस तरह हम मुख्तलिफ़ मुश्किलात में लोगों को घिरा देखते हैं जहाँ वो आज़ादी से अपने आप को कंडक्ट नहीं कर सकते, तो हमें आज़ादी की कदर महसूस होती है। इस मौके पे आप हमारे व्यूअर्स को, बिलखुसूस नौजवान नस्ल को, अगर कोई मैसेज देना चाहें। जी बिल्कुल, और हमारा जो यौम आज़ादी बिल्कुल करीब है, और मैं जो हमारे यंग जनरेशन उनको मैसेज ये देना चाहूँगा, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। मैं अपनी इंडस्ट्री के भी यंग माशाल्लाह हम सबसे ज़्यादा यंग लोगों को जो है वो जॉब्स देते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से पाकिस्तान इस माशी बदहाली में फंसा हुआ है या जो चैलेंजेस हैं, तो हम सबको मिल के जो है सिर्फ बात नहीं करनी है, सब ने एफ़र्ट्स डालनी है। और यकीन करें कि अगर नौजवान नस्ल तहिया कर ले कि जब हम अपने पड़ोसी ममालिक को देखते हैं कहाँ से कहाँ चले गए हैं और दुनिया कितनी आगे निकल गई है, तो आई थिंक कि नौजवान नस्ल को मेरा मैसेज ये है कि सब आगे बढ़ें, जिस भी शोबे में जाएं वो अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट डालें। और ये जैसे किसी शायर ने कहा है ना कि ख़ुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं ज़ंजीर कभी, खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं ज़ंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। तो हमने इस मुल्क की तकदीर मिल के काम करके और जज्बा और जुनून के साथ जो है वो इस मुल्क की तकदीर बदलनी है। और आई थिंक ये मुनासिब वक्त है कि हम इसको इंडोर्स करें कि 14 अगस्त को हमारा यौम आज़ादी आ रहा है, तो नौजवान नस्ल इस तरफ सोचे। और वी आर वेरी लकी कि हमारे पास माशाल्लाह इतनी ज़्यादा नौजवान नस्ल मौजूद है, ये हमारा असासा है। तो ये मेरा मैसेज है नौजवान नस्ल के लिए कि आइए आगे बढ़ें, उस मुल्क को बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। यकीनन अगर हम मेहनत करें, तहिया करें, तो तकदीर को बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबको एक साथ मिलकर कुछ प्रायोरिटीज़ को, तरजीहात को सेट करना पड़ेगा। जिस तरह के पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो रद्दोबदल है उसको अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा।